कहानी की शुरुआत में हम माइक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेन में छुट्टियां मनाने आया था। दोनों वहाँ खूब एंजॉय करते हैं और माइक ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत खास है। उसने कैटरीना को शादी के लिए प्रपोज किया जो देख कैटरीना बहुत खुश होती है और वो उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। इसी खुशी में माइक अपनी एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एक ड्रिंक लेने जाता है। पर जब वो ड्रिंक ले रहा था तभी कुछ हथियारबंद लोग बोट से उतरते हैं और वहाँ मौजूद लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। माइक दौड़कर कैटरीना के पास जाने की कोशिश करता है पर इस दौरान उसे भी गोली लग जाती है। उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था पर तभी उसने कैटरीना को देखा जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। माइक ने उसके पास जाने की कोशिश की पर तभी एक टेररिस्ट उसकी आंखों के सामने कैटरीना को गोली मार देता है। अपने आखिरी पलों में वो सिर्फ माइक को याद कर रही थी पर ये बेरहम लोग उसे घसीटकर जमीन पर गिरा देते हैं और एक आदमी उसे दोबारा से गोली मार देता है जिसके बाद वो माइक के सामने ही दम तोड़ देती है। उस टेररिस्ट अटैक में कैटरीना समेत कई इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। उस एक पल ने माइक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके 18 महीने बाद हम माइक को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। गोली लगने वालों में वो अकेला था जो बच गया पर अब उसकी जिंदगी पूरी उजड़ चुकी थी। उसे बहुत पछतावा था कि वो कैटरीना को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। हालांकि माइक हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं था। वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक प्लान किया था। इन 18 महीनों में उसने लड़ने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली और अब वो इतना घातक हो गया था कि वो अकेला उनके पूरे गिरोह को खत्म कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि दुश्मन उसके देश के नहीं थे। उस दिन बीच पर अटैक करने वाले टेररिस्ट इराक से आए थे जहाँ जाने के लिए उसे लंबी प्लानिंग की जरूरत थी। जिहादियों के गिरोह में शामिल होने के लिए उसने हर दिन खुद को तैयार किया। इस्लाम और जिहाद की किताबों को उसने इस कदर अपने जहन में उतार लिया कि उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि वो एक जिहादी नहीं है। हर रात एक सीक्रेट आईपी एड्रेस से वो उन टेररिस्ट से उर्दू और अरबी भाषा में बात करता। वो उन्हें भरोसा दिलाता कि वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहता है और अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है जिन्हें उन अमेरिकियों ने मार डाला। सामने से उसे एक वीडियो भेजा जाता है। जब माइक ने उस वीडियो को प्ले किया तो उसमें उसे कुछ अमेरिकन सोल्जर्स दिखाई दिए जो इराक के आम लोगों को मार रहे थे। इसी वीडियो का इस्तेमाल करके उनका लीडर अल मसूर नए टेररिस्ट को अपने गिरोह में शामिल करता था और ये वही आदमी था जिसने कैटरीना पर आखिरी गोली चलाई थी। महीनों तक उनसे बात करने के बाद आखिरकार उसे उनसे मिलने का मौका मिल ही गया। माइक चुपचाप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए लीबिया में आता है जहाँ उसे कुछ लोग मिले जो उसे एक और आदमी के पास लेकर जाते हैं। उन्होंने उसका चश्मा और बैग उतरवाया और उसकी अच्छे से जाँच की ताकि ये पक्का किया जा सके कि वो कोई जासूस तो नहीं। इसके बाद उस पर काला कपड़ा डालकर उसे अल मशहूर के सामने पेश किया जाता है। उसे देखते ही माइक की आंखों के सामने वो मंजर आ गया जब उसने उसके मंगेतर को मारा था। अल मसूर उससे इस्लाम के बारे में ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जो सिर्फ एक सच्चे मुसलमान को ही पता होते पर माइक उसके हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब देता है। वो कहता है मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। आपका भरोसा जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। अल मसूर थोड़ी देर सोचता है और इसी बीच माइक ने एक छोटे से ब्लेड से अपने हाथ पर लगे टेप को काटना शुरू कर दिया पर इससे पहले वो उसे मार पाता अचानक कोई सीधा उसके सर में गोली मारता है जिससे वो तुरंत मर गया। जल्द ही यूएस फोर्सेस उन पर हमला कर बाकी टेररिस्ट को भी मार डालती हैं। माइक अल मसूर को अपने हाथों से मारना चाहता था इसलिए उसके मरने के बाद भी वो उसे तब तक चाकू से स्टैब करता रहता है जब तक यूएस मिलिट्री ने उसे अरेस्ट नहीं कर लिया। इसके 30 दिन बाद हम माइक को फिर से देखते हैं जो अपने असली रूप में वापस आ चुका था। इन 30 दिनों में FBI ने उससे अच्छे से पूछताछ की। यहाँ पता चला कि वो उस पर पिछले 6 महीनों से नजर रख रहे थे। वो जो करना चाहता था FBI ने उसे करने दिया क्योंकि सिर्फ वही था जो उन्हें अल मसूर के इतने पास ले गया। उसके बिना वो उसे कभी नहीं पकड़ पाते। इसके बाद FBI की डिप्यूटी डायरेक्टर आयरिन खुद उससे मिलने जाती है और उसे कहते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे साथ क्या करें। बहुत से लोग चाहते हैं कि तुमने जो किया उसके लिए हम तुम्हें जेल में डाल दें पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम हमारा साथ दो। तो वो चाहती थी कि माइक अब CIA के लिए काम करे पर माइक कहता है कि आपको नहीं लगता कि मैंने 18 महीने पहले ये सोचा होगा कि मुझे CIA ज्वाइन करना चाहिए पर मैंने मंसूर को अपने दम पर ढूंढने की ठानी क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। आयरिन समझ जाती है कि ये ऑर्डर्स फॉलो करने वालों में से नहीं है इसलिए वो उसे आखिरी बार समझाते हुए कहती है कि या तो वो उनके साथ मिलकर काम करे या फिर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आयरिन अपने बॉस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि ये लड़का कमाल का है, शायद अब तक में सबसे बढ़िया। पर उसका बॉस कहता है कि हाँ तुम मुझे इसके बारे में कई बार बता चुकी हो पर परेशानी ये है कि ये किसी की नहीं सुनता, सबसे जबान लड़ाता है। हम ऐसे किसी आदमी को अपने मिशन का हिस्सा नहीं बना सकते जो ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकता। इस पर सेक्शन 8 के तहत मुकदमा ठोको और उसे टेररिज्म के जुर्म में फौरन जेल में डालो। पर आयरिन ने अब तक उस पर उम्मीद नहीं आ रही थी। वो इस तरह के टैलेंट को जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। वो कहती है उस बच्चे के साथ बीच पर जो हुआ उसने उसे पूरी तरह बदल दिया, बदला लेने के लिए ही सही पर उसने खुद को जिस तरह ट्रेन किया हम वैसी ट्रेनिंग किसी को नहीं दे सकते। उसकी बातें सुनकर डायरेक्टर उसे एक मौका देने को तैयार था पर उसे टीम में शामिल करना है या नहीं ये उसके हाथ में नहीं था। एक और आदमी है जिसके सामने उसे खुद को साबित करना होगा और वो इसे दूसरा मौका नहीं देगा। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो CIA के सबसे बेस्ट ऑफिसर्स को ट्रेन करता था। इस आदमी का नाम हार्ली है और जब से उसने माइक की प्रोफाइल देखी थी तब से ही वो उसे नापसंद करने लगा था। माइक की आंखों में पट्टी बांधकर उसे शहर से दूर सुनसान जंगलों में ले जाया जाता है जहां उसे उसके अगले मिशन के लिए ट्रेन किया जाना था। अपनी पहली ही मुलाकात में हार्ली माइक से बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आता और कहता है ओए मुझसे नजर मिलाकर बात कर और जब मुझसे बात करोगे तो मुझे सर कहकर बुलाओगे। हार्ली जानना चाहता था कि वो यहाँ किस लिए आया है
क्योंकि अगर वजह पता नहीं होगी तो उसके जैसे लड़के उसकी ट्रेनिंग में एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। पर माइक उसे अपनी बैक स्टोरी बताकर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो बोला ठीक है फिर एक काम करो, मुझसे लड़कर देखो, 20 सेकंड्स में पता चल जाएगा कि मैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में खरा उतरता हूँ या नहीं। हार्ली को ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ने में बहुत मजा आता था, इसलिए वो बिना देर किए उसे ग्राउंड में ले जाता है। अब दोनों एक दूसरे के सामने थे। हार्ली कहता है मारो मुझे, पर माइक ने जैसे उस पर हमला किया वो उसे बस एक ही झटके में नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। बस उसका एक वार और माइक वहीं के वहीं लाश बन जाता। ये तो साफ था कि वो उससे बेस्ट नहीं है, पर अब ये देखना बाकी था कि क्या माइक वहाँ मौजूद लोगों में से बेस्ट है कि नहीं। ये जानने के लिए वो उसकी विक्टर से फाइट करवाता है। विक्टर ने जैसे उस पर चाकू से वार किया, माइक उसके ब्लेड को ही पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। विक्टर बोला भला ब्लेड कौन पकड़ता है, पर यही चीज तो उसे दूसरों से ज्यादा खतरनाक बनाती थी। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, पर आखिर में माइक ये लड़ाई जीत जाता है। हालांकि ये लड़ाई हार या जीत के बारे में नहीं थी, बल्कि ये एक सबक था। इसके बाद उन्हें और ट्रेन करने के लिए उन सबको एक स्पेशल ग्लासेस और एक बिजली का झटका देने वाली जैकेट पहनाई जाती है। उस चश्मे के अंदर कुछ लोगों के चेहरे दिखाई जाते हैं। हार्ली उन्हें उन सबके चेहरे याद करने को कहता है और बताता है कि ये सब तुम्हारे टारगेट्स हैं जो कभी भी और कहीं से भी हमला कर सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें गोली मारी तो तुम्हें एक जोर का झटका लगेगा, या फिर अगर तुम उन्हें मारते वक्त किसी आम इंसान को मारते हो तो और बड़ा झटका लगेगा। रूल्स बताने के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और उन सबको अपने टारगेट्स के वर्चुअल चेहरे दिखाई जाते हैं। उन्हें जितनी बार गोली लगती उन्हें उतनी बार करंट दिया जाता, और ये करंट इतना तेज था कि उनमें से कई लोग ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ देते हैं। माइक को भी कई झटके लगते हैं, पर वो बाकियों की तरह हार नहीं मानता। वो किस हद तक जा सकता है ये देखने के लिए हार्ली जानबूझकर उन लोगों के बीच अल मंसूर को डाल देता है, और बस यहीं उसकी कमजोरी पकड़ आ गई। इस दौरान उसे कई झटके लगते हैं, पर वो फिर भी नहीं रुकता। इससे पहले वो मर जाता, टेस्ट को वहीं रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर FBI को पता चलता है कि एक रशियन फैसिलिटी से 15 किलो प्लूटोनियम चोरी हो गया है। उनका अनुमान था कि टेररिस्ट इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने में करने वाले थे। अगर उनके हाथ एक न्यूक्लियर ट्रिगर लगा और एक साइंटिस्ट जो उन्हें आपस में जोड़ सके तो वो कहीं भी एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकते थे। उन्हें यकीन था कि ये प्लूटोनियम ईरानियन टेररिस्ट के पास जा रहा है, जो नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह का शांति समझौता हो। और जानकारी के लिए वो लोग ईरानियन एम्बेसी जाते हैं, पर वहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इसी बीच पोलैंड में उस चोरी किए गए प्लूटोनियम को बेचने की तैयारी चल रही थी। हम यहाँ एक अमेरिकन आदमी को देखते हैं जो उनसे वो प्लूटोनियम खरीदने आया था, पर उनकी डील पूरी हो पाती उससे पहले ही वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो उस अमेरिकन को उसकी वैन साइड करने को कहते हैं, पर उसके बोलने के अंदाज से उन्हें उस पर शक हो गया, इसलिए पुलिस ने उसकी वैन की तलाशी लेने की सोची। एक वैन में इतने सारे लोगों को देखकर उन्होंने जल्दी से बैकअप बुलाया, पर तभी वो अमेरिकन उन सभी को मारकर वहाँ से भाग जाता है। गोलियों की आवाज से वहाँ भगदड़ मच जाती है, और इसी का फायदा उठाकर वो अमेरिकन प्लूटोनियम लेकर भीड़ में कहीं गायब हो गया। पुलिस ने जब उस जगह की जांच की तो उन्हें वहाँ प्लूटोनियम के ट्रेसेस मिले, जिससे ये साफ हो गया कि चोरी किया गया प्लूटोनियम शूट आउट से पहले यहीं रखा गया था। वो अमेरिकन भागते हुए CCTV में कैप्चर हो गया था, पर उसकी असली पहचान अभी तक सामने नहीं आ पाई थी। जब हार्ली ने उसे न्यूज में देखा तो उसे ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। इसके बाद हार्ली आयरन के पास जाता है और उसे वो CCTV फुटेज दिखाते हुए कहता है, गौर से देखो इस चेहरे को, तुम्हें भी ये जाना पहचाना लग रहा है या फिर सिर्फ मुझे ही। पर आयरन उसे कहती है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता, उसे तो कई साल पहले ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया था, उसका बचना नामुमकिन है। पर हार्ली को पूरा यकीन था कि ये वही है, क्योंकि CIA को कभी उसकी लाश नहीं मिली। पता चलता है कि वो आदमी जो प्लूटोनियम की चोरी करके भागा था वो कभी CIA के लिए काम करता था और उसे हार्ली ने ही ट्रेन किया था। पर आगे चलकर उसने अपने ही देश के साथ गद्दारी की और एक मर्सिनरी बन गया। जिन लोगों ने उसे देखा है वो उसे घोस्ट के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हार्ली समझ गया कि अगर ये इन सब में शामिल है तो जरूर कुछ भयानक होने वाला है, इसीलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। आयरन को पता चला कि इस्तानबुल के एक आर्म्स डीलर ने कुछ दिन पहले ही रशिया से एक न्यूक्लियर ट्रिगर खरीदा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर वो इसे घोस्ट को बेचने वाला था। इसके बाद हार्ली माइक के पास जाता है, क्योंकि उसे उसका एक आखिरी सबक सिखाना अभी बाकी था। वो जानबूझकर उसके सामने कैटरीना की वो वीडियो प्ले कर देता है जो उस दिन माइक ने अपने फोन से रिकॉर्ड की थी। माइक ने उसे वीडियो बंद करने को कहा, पर हार्ली और वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिससे माइक का गुस्सा ट्रिगर हो गया और वो हार्ली पर टूट पड़ा। पर हार्ली केबल से उसकी गर्दन जकड़ लेता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे फैसलों के बीच आते हैं, आइंदा कभी इमोशंस को पर्सनल मत होने देना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। माइक उसकी बात को अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद उसे भी मिशन का हिस्सा बना लिया गया। अगले दिन वो तीनों इस्तानबुल जाते हैं, जहाँ उन्हें अनिका नाम की एक और CIA एजेंट मिली जो इस मिशन में उनका साथ देने वाली थी। वो उस आर्म्स डीलर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो होटल में जाने से पहले किसी से बात कर रहा था। हार्ली उन्हें इंतजार करने को कहता है, पर माइक उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता और बड़ी चालाकी से उस दूसरे आदमी का फोन चोरी कर लेता है। जब उन्होंने उसे हैक किया तो पता चला कि कल एक रेस्टोरेंट में वो आर्म्स डीलर किसी को वो न्यूक्लियर ट्रिगर देने वाला था। अब उनका मिशन आसान था, टारगेट को खत्म करो और पैकेज को हथिया लो। अगले दिन वो उस रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर उस आर्म डीलर्स के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब वो आया तो उन्होंने देखा कि उसके साथ मिलिट्री के कुछ लोग भी थे। उन्हें हटाए बिना वो इस मिशन को अंजाम नहीं दे सकते थे। जिसके बाद चार्ली चुपके से उनमें से एक को धर दबोचता है और उसे कहता है कि अपने साथियों को बताओ कि यहाँ से कुछ दूर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसने वैसा ही किया, जिसके बाद वहाँ तैनात सारे ऑफिसर उसकी बताई हुई लोकेशन पर चले जाते हैं। रास्ता साफ होने के बाद विक्टर जो इस मिशन को लीड कर रहा था सबसे पहले रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उसके पीछे पीछे माइक भी अंदर जाता है।
यही हम घोस्ट को देखते हैं जो उस आर्म्स डीलर से वो न्यूक्लियर ट्रिगर लेने आया था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी नजर विक्टर पर पड़ी, जिसके बाद उसने बिना देर किए एक चाकू उठाया और उसे विक्टर को स्टैब कर दिया। सब इतना जल्दी हुआ कि माइक को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। विक्टर मर चुका है ये पता चलते ही हार्ली मिशन को टर्मिनेट कर देता है और उसे जल्दी से वापस लौटने को कहता है, पर ये उन्हें पकड़ने का आखिरी मौका था। इसलिए माइक एक बार फिर उसके ऑर्डर्स को फॉलो न करते हुए उस आर्म डीलर का पीछा करता है। घंटों तक उसका पीछा करने के बाद आखिर में वो एक बिल्डिंग के पास आता है, पर वो जैसे ही अंदर घुसा सिक्योरिटी डॉग उस पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक कार में छुप गया और फिर उन डॉग्स को ठिकाने लगाने के बाद माइक सबसे बचते हुए उस आर्म डीलर के घर में घुस गया। वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा था, पर तभी एक औरत उसे देख लेती है, जिसके बाद शोर सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए और उस पर फायरिंग शुरू कर दी। माइक उस गार्ड से फाइट करता है और उसे मारकर उस आर्म डीलर के पास जाता है। वो आदमी माइक से अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर माइक उस पर जरा भी रहम न दिखाते हुए उसे गोली मार देता है। उसने अपना मिशन पूरा किया, पर फिर भी हार्ली उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसके डायरेक्ट ऑर्डर्स तोड़े। वो आयरीन से उसकी शिकायत करते हुए कहता है कि इस गधे को ऑर्डर्स लेना भी नहीं आता, इसकी इस तरह की हरकत से हम पकड़े जा सकते थे। पर आयरीन उसे समझाती है कि माइक ने जो किया वो कोई और करने की सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी जान को खतरे में डालकर नए एविडेंस लाए। उस आर्म्स डीलर के लैपटॉप को हैक करके उन्हें पता चला कि कल एक मीटिंग होने वाली है और उनका शक सही था। घोस्ट उनका ही ट्रेन किया हुआ सोल्जर है जो अब उन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ था। उसके पास ट्रिगर था, अब उसे एक फिजिसिस्ट की जरूरत थी जो उन्हें आपस में जोड़ सके। इसके बाद वो सब रूम में जाते हैं जहां वो फिजिसिस्ट पैसे लेने आने वाला था। वहीं दूसरी ओर हम कुछ ईरानियन लोगों को देखते हैं जो घोस्ट से मिलने आए थे। इन लोगों ने ही उसे प्लूटोनियम चोरी करने और उसे जोड़कर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम दिया था ताकि वो अमेरिका में आतंक फैला सके। वो लोग घोस्ट के काम से बहुत इम्प्रेस हुए थे, पर उन्हें क्या पता था कि उसके इरादे कुछ और ही हैं। अगले दिन हार्ली और उसकी टीम एक होटल के बाहर बैठकर उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर रख रहे थे। उसका इंतजार करते वक्त माइक हार्ली से विक्टर के बारे में पूछता है, पर वो कहता है विक्टर चला गया, समझो वो इस दुनिया में कभी था ही नहीं। अपने एजेंट्स के लिए उसके दिल में जरा भी हमदर्दी ना देखकर माइक उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर हार्ली उसे समझाता है कि जो फीलिंग तुम महसूस कर रहे हो, जिसे तुम बदला कहते हो, उसे हम गंदगी कहते हैं और ये गंदगी तब अच्छी लगने लगती है जब तुम प्रोफेशनल बनना बंद कर देते हो। इसलिए कभी भी इमोशंस को अपने फैसलों के बीच मत आने देना। अनिका उन्हें बताते हैं कि ट्रांजैक्शन हो गई है, वो फिजिसिस्ट किसी भी वक्त यहाँ से निकलता ही होगा। इसके बाद माइक होटल से बाहर निकलने वाले हर एक आदमी की तस्वीर खींचता है और आखिर में उन्हें वो आदमी मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। वो जल्दी से उसकी कार का पीछा करते हैं और एक होटल के पास आते हैं जहाँ वो फिजिसिस्ट आज रात रुकने वाला था। उन्होंने उसके बगल में ही कमरा बुक किया और उसकी हर एक हरकत पर नजर रखने लगे। उनका मिशन था उस फिजिसिस्ट को पकड़ना और रास्ते में आने वाली हर अड़चन को खत्म करना। हार्ली उन्हें हर 15 मिनट में अपडेट देने को कहता है। वहीं अनिका एक स्विच बोर्ड में एक स्पाई कैमरा लगाती है जिससे वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते थे। वो साइंटिस्ट तो आराम से सो जाता है, पर माइक एक सेकंड के लिए भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटाता। अनिका उसके पास आती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि किसी अपने को खोने पर कैसा महसूस होता है। वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर माइक का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी घोस्ट उनके स्पाई कैमरा के सामने आकर खड़ा हो गया। इसी बीच उसका आदमी उन्हें मारने की कोशिश करता है और दूसरे ने अनिका के सर पर बंदूक रख दी। इस बार वो दोनों बुरे फंसे थे क्योंकि घोस्ट हमेशा से एक कदम आगे था। वो उनसे हार्ली के बारे में पूछता है, पर दोनों में से कोई अपना मुंह नहीं खोलता। वहीं हार्ली को जब 15 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिलता तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। घोस्ट उन्हें मारने ही वाला था कि तभी हार्ली ठीक वक्त पर वहाँ पहुँच गया। वो सबको मार डालते हैं, पर घोस्ट इस बार भी उनके हाथों से बचकर भाग गया। खुशकिस्मती से उन्होंने उस साइंटिस्ट को पकड़ लिया था। वो उसे होटल से दूर ले जाते हैं और हार्ली उस पर पेट्रोल छिड़ककर उससे कुछ सवाल जवाब करता है। इसी बीच माइक पूछता है कि वो आदमी कौन था और वो आपके पीछे क्यों पड़ा है, पर हार्ली इस वक्त उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था। वो उसे कमरे की चाबी देता है और कहता है कि मेरे अगले ऑर्डर्स का वेट करना। माइक बस उस आदमी के बारे में ही सोच रहा था, पर अनिका उसे कहती है कि थोड़ा आराम कर लो, घोस्ट को हम कल ढूंढेंगे। पर ये सुनते ही माइक एकदम से चौकन्ना हो जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता चला उसका नाम घोस्ट है। अनिका कहती है मुझे हार्ली ने बताया, पर माइक समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। वो तुरंत ही उसका गला दबा देता है और पूछता है तुम किसके लिए काम करती हो, पर अनिका उसे बार बार झूठ बोल रही थी, जिसके बाद उसने अपने तरीके से सच उगलवाना शुरू किया। वो उसका मुंह पानी में डाल देता है और उसे तब तक डुबाता रहा जब तक उसने सच नहीं बोल दिया। पता चला कि वो ईरानियन जासूस थी जो उनकी हर खबर ईरानियन गवर्नमेंट तक पहुंचा रही थी। इसके बाद वो उसे हार्ली के पास ले जाता है। वो बोला तुम सही थे माइक, एक ईरानियन जासूस को तोड़ना इतना आसान नहीं। उसे पता चल गया था कि वो इन्फॉर्मेशन किससे शेयर कर रही थी और खुशकिस्मती से वो उसका अच्छा दोस्त था। हार्ली कहता मैं उससे मिलने वाला हूँ और तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। इसके बाद हार्ली अपने उस ईरानियन दोस्त से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि अनिका मेरी ही भांजी है और मैंने ही उसे तुम पर निगरानी करने के लिए भेजा था। हालांकि वो उनके खिलाफ नहीं था, वो बस जानना चाहता था कि CIA क्या कर रही है। हार्ली को पता चला कि इन सब के पीछे जनरल रुस्तमी और उनके डिफेंस मिनिस्टर बहरूज का हाथ है, क्योंकि ये लोग ईरान और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर ट्रीटी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने ही उस अमेरिकन मर्सिनरी को चुना है। अब इससे पहले वो उसे कुछ और बता पाता, घोस्ट जो वहीं पर छुपा था उसे गोली मार देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो गई और वो हार्ली को पकड़कर उसे अपने अड्डे पर ले गया जहाँ वो उसे बहुत टॉर्चर करता है। घोस्ट कहता है तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो उसे अपनी पीठ पर बने चोटों के निशान दिखाता है जो ईरानियन टेररिस्ट के एक्सट्रीम टॉर्चर की वजह से बने थे। घोस्ट कहता है तू मुझे बचा सकता था हार्ली, पर तूने ऐसा नहीं किया और मुझे उनके हाथों मरने के लिए छोड़ दिया।
लेकिन पता है, अपनी इस हालत के लिए मैंने आज तक उन्हें कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया था। वो तू था जिसने मुझे धोखा दिया। तुझे मुझे बचाना चाहिए था। पर हार्ली उसे समझाता है कि किसी ने उसे धोखा नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं होता अगर वो ऑर्डर्स फॉलो करता। तू अपने साथ 10 और आदमियों की जान खतरे में डाल रहा था और तू जानता था कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, फिर भी तूने अपनी करी। उधर माइक को भी पता चल जाता है कि घोस्ट ने उन्हें किडनैप कर लिया है। पर अफसोस अब ये मिशन ईरानियन इंटेलिजेंस और CIA के हाथ में चला गया था। आयरिन उसे कहती है तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम घर जा रहे हो। पर माइक कहाँ ऑर्डर्स फॉलो करने वाला था। वो उनका ट्रैकर चोरी कर लेता है और जो ईरानियन ऑफिसर्स अनिका को अपने साथ ले जा रहे थे उन्हें मारकर अनिका को छुड़ा लेता है। उनके पास अब डिफेंस मिनिस्टर बहरूज की लाइव लोकेशन थी, जिसे फॉलो करते हुए वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस न्यूक्लियर बम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच घोस्ट हार्ली को बुरी तरह टॉर्चर करता है और उससे उस नए लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन हार्ली मर जाता पर कभी उसे माइक के बारे में नहीं बताता। वो कहता है वो भी तेरी तरह सनकी है, हमेशा अपनी मन की करता है। मुझे भी नहीं पता वो इस वक्त कहाँ होगा। ये सुनते ही घोस्ट पानी में हाई वोल्टेज की वायर फेंक देता है, जिससे हार्ली को जोर का झटका लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे और टॉर्चर किया जाता है और इसी बीच हार्ली ने गुस्से में उसका कान काट लिया। वो उसे और गुस्सा दिलाता है ताकि वो उसे मार दे, पर घोस्ट उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। बहरूज कहता है काम पूरा हो गया, जल्दी से अपना पर्सनल मैटर खत्म करो, हमें और भी काम करने हैं। पर हार्ली उसे कहता है कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, ये बॉम्ब तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए है। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाते घोस्ट वहाँ मौजूद हर एक आदमी को खत्म कर देता है। उसने जल्दी से बॉम्ब का काउंटडाउन शुरू कर दिया और अगले 19 मिनट में ये न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसी जगह पर फटने वाला था जिस जगह से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। वहीं माइक बहरूज को फॉलो करते हुए उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसने देखा कि कुछ लोग सीक्रेटली एक टनल में जा रहे थे। वो बिना देर किए उसके अंदर जाते हैं, पर आगे चलकर उन्हें एक गेट मिलता है जिस पर ताला लगा हुआ था। अनिका आसानी से उसके पास ले जाती है, जिसके बाद उसने उसे आगे बढ़ते रहने को कहा। थोड़ी दूर जाते ही उसे बहरूज मिला जो बुरी तरह घायल था। उसने उसके अंकल को मरवाया था, इसलिए वो भी उसे गुस्से में गोली मार देती है। पर गोली की आवाज सुनते ही घोस्ट एकदम से चौकन्ना हो जाता है और जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। उधर माइक भी समझ गया कि हालात काबू से बाहर जा चुके हैं, इसलिए वो अपनी कार से सबको उड़ाते हुए सीधा उस टनल के अंदर घुस जाता है। हालांकि जल्द उसकी कार एक गैस पाइपलाइन में फंस गई, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और CIA को पता चल गया कि वो लोग कहाँ पर हैं। माइक जल्दी से हार्ली के पास जाता है और उन्हें बचा लेता है, पर हार्ली उसे बताता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उसी के पास है, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। माइक बिना देर किए घोस्ट का पीछा करता है, पर थोड़ी दूर चलते ही उसे अनिका दिखाई दी जिसे घोस्ट ने पकड़ लिया था। वो बोला गन नीचे रख दो वरना इसे मार दूंगा, पर वो ऐसा करता उससे पहले ही अनिका सुसाइड कर लेती है। माइक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तभी एक और आदमी उसके रास्ते में आ जाता है और जब तक वो उसे ठिकाने लगाता तब तक घोस्ट बहुत दूर जा चुका था। माइक उसका पीछा करता है और देखता है कि वो बोट लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही माइक उसकी बोट पर कूद जाता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और उनकी बोट भी अपनी फुल स्पीड पर आगे बढ़ रही थी। घोस्ट उसे खत्म करने के लिए एक चाकू निकालता है और कहता है तो इस बॉम्ब को नहीं रोक पाएगा, जिस तरह उस बीच पर अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से नहीं रोक पाया। बस ये सुनते ही माइक उस पर पागलों की तरह टूट पड़ा और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर घोस्ट उस पर भारी पड़ने लगता है। इसी बीच हार्ली हेलीकॉप्टर से उसकी बोट का पीछा कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वो समुद्र में मरना चाहता है, पर फिर उसे याद आया कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर US नेवी का बेस है। वो समझ गया कि घोस्ट अमेरिकन नेवी को उड़ाना चाहता है, जिसके बाद उसने आयरिन को तुरंत उन्हें अलर्ट जारी करने को कहा। वहीं दूसरी ओर घोस्ट जो उसे मारने ही वाला था कहता है कि मुझे लगता है कि हार्ली तुझे ठीक से नहीं सिखा पाया कि कभी भी किसी चीज को पर्सनल मत लो। बस इतना कहकर वो उसे मारने ही वाला था कि तभी माइक ने उसके चाकू का ब्लेड पकड़ लिया और बोला उन्होंने सबसे पहले मुझे यही सिखाया था। और बस इतना कहकर उसने उसी तरह उसकी गर्दन में चाकू घुसा दिया जिस तरह हार्ली ने उसे सिखाया था। घोस्ट मर जाता है और माइक देखता है कि उस बॉम्ब को फटने में सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे, इसलिए जल्दी से वो उस बोट को US नेवी से दूर ले जाने लगा। वहीं हम देखते हैं कि नेवी वाले उसकी बोट को उड़ाने के लिए मिसाइल तैयार करते हैं। आयरिन उन्हें ऐसा करने से मना करती है क्योंकि बोट में माइक भी था, पर अगर वो ऐसा नहीं करते तो बॉम्ब डेटोनेट हो जाता। वहीं हार्ली माइक को रोकने की कोशिश करता है और कहता है माइक बॉम्ब को पानी में फेंक दो, पर माइक उसकी नहीं सुनता। वो बोट को जितनी दूर हो सके उतनी दूर ले जाना चाहता था, फिर चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन हार्ली उसे इन्फॉर्म करता है कि US नेवी अगले 20 सेकंड में उसकी बोट को उड़ाने वाली है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जिसके बाद माइक मान जाता है और उस बॉम्ब को पानी में फेंक देता है। एक रस्सी की मदद से उन लोगों ने माइक को ऊपर खींच लिया और नेवी भी उस पर फायर नहीं करती जब उन्हें पता चलता है कि उस बोट में बॉम्ब नहीं है। जल्द ही बॉम्ब डेटोनेट हो गया, जिससे समुद्र में हजारों फीट गहरा सिंकहोल बन जाता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे वहाँ सुनामी आ जाती है। हार्ली का हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खोकर क्रैश करने लगता है, पर पायलट ने समय रहते उसे संभाल लिया। वहीं नेवी बेस पर भी समुद्र की लहरें सब कुछ तबाह कर देती हैं, पर खुशकिस्मती से इतने बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी किसी की जान नहीं गई। माइक कहता है कि आपको मेरे लिए नहीं आना चाहिए था, पर हार्ली जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद एक और घोस्ट पैदा हो जाता। हालांकि वो मजाक करते हुए कहता है कि इसकी आदत मत डाल लेना बच्चे। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो मिशन पूरा होने के बाद दुबई में छुट्टियां मना रहा था। उधर आयरिन हार्ली से मिलने जाती है, जो अभी तक अपनी चोट से रिकवर कर रहा था। उन्होंने न्यूज में देखा कि उस दिन जो न्यूक्लियर धमाका हुआ था उसका सारा दोष जनरल रुस्तामी अमेरिका पर डालता है, जिसकी वजह से अमेरिका और ईरान के बीच हुई न्यूक्लियर ट्रीटी पर खतरा मंडराने लगा था। हालांकि रुस्तमी ने अपने भड़काऊ बयान से काफी सुर्खियां बटोरी और ऐसा लग रहा था कि ईरान का अगला प्रेसिडेंट वही बनेगा, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच कभी भी जंग हो सकती है। आयरिन पूछती है माइक कहाँ पर है, जिस पर हार्ली बोला मुझे कैसे पता होगा,
तभी उसने न्यूज में देखा कि जनरल रुस्तम दुबई में है और उसे याद आया कि माइक भी वहीं जाने की बात कर रहा था। इसका मतलब कि वो वहाँ छुट्टियां मनाने नहीं गया था, बल्कि एक अधूरे काम को पूरा करने गया था। वहीं हम दुबई में जनरल रुस्तमी को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ एक लिफ्ट में जाता है और हम देखते हैं कि उस लिफ्ट में माइक भी था। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।